नमस्कार विद्यार्थियों। कृदंत प्रकरण भाग 7 में आज हम ल्यप प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। हिंदी में जो कर के अर्थ होता है उसके लिए संस्कृत भाषा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल त्वा प्रत्यय के समान ही कर के अर्थ में एक प्रत्यय का और विधान किया गया है और वह है ल्यप प्रत्यय। समान अर्थ है दोनों का, फिर किस जगह पर त्वा प्रत्यय लगेगा और कहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगेगा इसको आज हम देखते हैं। सूत्र है समासे अनय पूर्वे कत्वो ल्यप, कि जिस समास के पूर्व पद में नय से भिन्न कोई अन्य अव्यय स्थित हो तो उस समास में त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय आदेश होता है। कहने का मतलब है, सबसे पहली शर्त तो ल्यप प्रत्यय के लगने की होती है कि धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए। उपसर्ग हम जानते हैं कि संख्या में 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस, अभि, प्रति, सु, उप इत्यादि 22 उपसर्ग होते हैं। तो ये 22 उपसर्ग में से अगर यदि कोई भी एक अथवा दो अथवा कभी कभी 3 भी लग जाते हैं, कोई भी उपसर्ग यदि धातु से उपपद में हो यानी समीप में हो या लगा हुआ हो साथ में, तो वहाँ पर यदि हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। यानी त्वा प्रत्यय का प्रयोग कभी भी धातु और उपसर्ग के साथ में नहीं होगा। ऐसी धातु जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो उस धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, अपितु तो उसके स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, क्या? समासे अनय पूर्वे, वो नय समास नहीं होना चाहिए। समास में जो नय समास है अगर वो धातु के उपपद में हो तो वहाँ पर कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं होगा, त्वा ही प्रत्यय रहेगा। समझिए, समास में देखिए 2 पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे तत्पुरुषः, तत्पुरुष बन जाएगा, या फिर राज्ञः पुरुषः, और इसका बनेगा जो एक पद बनेगा वह बनेगा राजपुरुषः। तो राज्ञः और पुरुषः, इस प्रकार इसमें कितने पद हुए? 2 पद। राज्ञः कहलाएगा पूर्व पद और पुरुषः कहलाएगा उत्तर पद। तो इसी प्रकार प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ऐसा ही नय समास में होता है। ये नय समास क्या होता है? जिसके आदि में यानी जिसके प्रारंभ में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर नहीं अर्थ को देने वाला या निषेधार्थक अर्थ का प्रयोग किया गया हो तो वो नए समास की श्रेणी में आता है। तो जब समास का पूर्व पद नए समास से भिन्न कोई अव्यय हो तो उत्तर पदस्थ त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाएगा। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय, तो यह प्र उपसर्ग है, धातु हो गई क्री और इसमें लग गया ल्यप प्रत्यय और शब्द क्या बन जाएगा? प्रकृत्यः। ठीक है। अब नए समास होगा तो क्या होगा? तो समास के पूर्व पद में अगर नय होगा तो उत्तर पद में अगर त्वा है तो त्वा ही रहेगा, उसके स्थान पर ल्यप आदेश नहीं होगा। जैसे न और कृत्वा, या न क्या है? पूर्व पद है और कृत्वा क्या है? उत्तर पद है। इस पूर्व पद का जो न है वो नय समास का है, तो यहाँ पर शब्द बनेगा अकृत्वा। अगर यह उपसर्ग होता, न तो वैसे कोई उपसर्ग होता नहीं है, लेकिन अकृत्वा को देखकर हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग नहीं होता, आंग उपसर्ग होता है, तो शब्द क्या बनता है? आ। तो आकृत्वा बनता नहीं है, अकृत्वा है, तो अकृत्वा में जो अ है वो नए समास का न है, तो यहाँ पर त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश नहीं होगा। ल्यप प्रत्यय स्वयं में स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है, वह त्वा के स्थान पर ही आदेश होता है।
और सूत्र में भी लिखा हुआ है त्वो ल्यप, यानी त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो। यहाँ पर त्वा में षष्ठी विभक्ति है और हम जानते हैं कि षष्ठी स्थान प्रयोग है, यानी षष्ठी विभक्ति यदि कहीं पर भी प्रयोग की जाती है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द आता है, तो त्वा के स्थान पर ल्यप होगा। तो ल्यप स्वयं में स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है, वो त्वा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और किन परिस्थितियों में किया जाएगा? जिन परिस्थितियों में प्रकृति के साथ में यानी धातु के साथ में यदि उससे पूर्व में कोई उपसर्ग होगा तो यह प्रत्यय लगाया जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि लप प्रत्यय का प्रयोग हमें कहाँ करना है। अब एक और समझिए, इसमें एक अड़चन आती है या कभी कभी किसी शब्द को देखकर हमें भ्रम उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे, यहाँ तो नए समास का प्रयोग भी किया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा विरोधाभास कैसे? इसे समझिए। अनाहूय, अनादृत्य, अनुद्विक्ष्य, असमीक्ष्य, अनागत्य और अनधिकृत्य। देखिए शब्द इसमें आहूय, यह बीच में आया है, क्योंकि लप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? लकार की इत् संज्ञा हो जाती है और पकार की इत् संज्ञा हो जाती है। किसी भी वर्ण शब्द के अंत में कोई भी यदि हलंत वर्ण होता है तो उसकी इत् संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाती है, यानी हल जिसके अंत में है उसकी इत् संज्ञा होवे। तो पकार यहाँ पर इत् संज्ञक है, वो हलंत वर्ण है, तो उसकी इत् संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाती है। और लशक्व तद्धिते से सूत्र लगता है एक, उसमें लकार की, शकार की और वकार इत्यादि की इत् संज्ञा लशक्व तद्धिते यानी सूत्र से हो जाती है। तो यहाँ पर तद्धित भिन्न जो प्रत्यय हैं उन सभी में ये इस सूत्र के द्वारा लकार और शकार की इत् संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ लकार की इत् संज्ञा हो गई और पकार की इत् संज्ञा हो गई, तो शेष क्या बचा? यकार। तो पहचानने का तरीका ये होता है ल्यप प्रत्यय को कि अंत में य शेष रहेगा। तो अनाहूय शब्द को पढ़ने के बाद हमें स्वतः अनुभूत हो चुका है कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय किया गया है। लेकिन अब विरोधाभास कैसा है? जब हमने अकृत्वा का विच्छेद किया तो था न कृत्वा, तो न कृत्वा नहीं करके नए समास था, शब्द बना अकृत्वा, तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय ही रहा, ल्यप प्रत्यय नहीं हुआ है। तो फिर अनाहूय में ल्यप प्रत्यय कैसा हो गया? जबकि यहाँ पर भी अकार है, न आहूय अनाहूय, यह नए समास बनेगा। नए समास में नए समास होने के कारण यहाँ पर ल्यप प्रत्यय नहीं होना चाहिए था। फिर इन शब्दों में कैसे हो गया? अनाहूय, न आदृत्य अनादृत्य, न उद्वीक्ष्य अनुद्वीक्ष्य, न समीक्ष्य असमीक्ष्य, न आगत्य अनागत्य, न अधिकृत्य अनधिकृत्य। अब देखिए यहाँ पर नए समास होने के बाद भी ल्यप प्रत्यय है, तो इसे समझिए। इन सभी स्थानों पर नए समास में जो ल्यप प्रत्यय देखा जाता है वो प्रादि समास के कारण है। जो प्रादि समास एक समास का ही प्रकार है, तत्पुरुष समास में गिना जाता है। इसमें क्या होता है? कोई भी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है और उसमें से जब समास बनाया जाता है तो उसका विग्रह में पहले प्रत्यय का अर्थ लिखा जाता है और फिर उत्तर पद लिखा जाता है। जैसे प्रपितामह, तो प्रगतः पितामह प्रपितामह, इस प्रकार से ही प्रादि समास होता है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक ह्वे धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर बन गया आहूय। तो आहूय शब्द बनने के बाद न आहूय अनाहूय इस प्रकार से बना है। पहले उसमें प्रादि समास हुआ है और उसके बाद उसमें नए समास हुआ है, यानी एक ही शब्द के अंदर दो समास है। न आदृत्य, क्षमा कीजिएगा, आदृत्य आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से ल्यप प्रत्यय आदृत्य बना और फिर उसके बाद उसमें नए समास हुआ है। इसी प्रकार से अन्य सभी में ही है। एक उदाहरण और भी जो है, तो ऐसा करने से जब नए समास से पूर्व ही प्रादि समास हो चुका हो और उसके बाद फिर नए समास किया हो तो लबंत के साथ में कोई भी दोष नहीं आता है। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि त्वा प्रत्यय से ही उसका अंत हो, वहाँ पे ल्यप प्रत्यय से भी अंत उसका हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर एक दिया है मैंने, अनुधन भूत्वा, तो भूत्वा है यह पहले से ही प्रयोग प्रादि समास में हो चुका है, फिर इसके साथ में अनुभूय शब्द हो गया। अब अनुभूय अनु उपसर्ग पूर्वक
भूत्वा, अनु प्लस भूत्वा में प्रादि समास होकर के अनुभूय शब्द बना। ठीक है, क्यों बना? क्योंकि भूत्वा में भू धातु से त्वा प्रत्यय है। जैसे ही हमने यहाँ पे अनु उपसर्ग को लेकर आए तो अनु उपसर्ग को लाने से शब्द बन गया अनुभूय। अब अनुभूय होने के बाद इसमें नए समास जब किया जाएगा तो ये बनेगा न अनुभूय अन अनुभूय। उसी प्रकार से ऊपर वालों में भी आ उपसर्ग पूर्वक वे धातु से त्वा प्रत्यय किया तो त्वा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ल्यप, क्योंकि आ उपसर्ग पूर्व में है तो बन जाएगा आहूय। फिर उसके बाद में उसमें नए समास किया जाएगा न आहूय अनाहूय। इसी प्रकार से आदृत्य में देखिए आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर बनेगा आदृत्य, न आदृत्य अनादृत्य। उत उपसर्ग पूर्वक वीक्ष धातु होती है, उसमें त्वा के स्थान पर ल्यप होगा और फिर बनेगा उद्विक्ष, न उद्विक्ष अनुद्विक्ष। सम उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से त्वा के स्थान पर ल्यप करने पर शब्द बनेगा समीक्ष, तो न समीक्ष असमीक्ष। तो इस प्रकार से पहले शब्द बना के उनका प्रादि समास किया जाएगा और प्रादि समास के बाद में जब उससे नए समास किया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। तो इस प्रकार के शब्द भी देखे जाते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये सभी शब्द ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ था जो हमने पढ़ा समासे अनय पूर्वक त्वोलप, तो उस सूत्र का विरोध करता सा प्रतीत होता है। किंतु अगर विस्तृत जानकारी या इसको समीक्षा इसकी की जाती है तब पता लगता है कि यह उसका विरोध नहीं करता है, अपितु इसमें दो समास एक साथ हुए हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। मैंने मुख्य उदाहरण चुनकर आपके लिए दिए हैं। इस बार मैंने उपसर्ग अलग निकाल के और धातु अलग लिख के और फिर ल्यप प्रत्यय दिया है। परि उपसर्ग पूर्वक अट धातु से ल्यप प्रत्यय पर्यट्य, समर्च, सम उपसर्ग पूर्वक, यहाँ मैं हलंत लगाना भूल गई हूँ, आप सम में हलंत लगा लीजिएगा। सम उपसर्ग पूर्वक अर्च धातु से ल्यप प्रत्यय समर्च, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय प्राप्य, अनुभूय, अनु, भू और ल्यप धातु ल्यप उपसर्ग ल्यप प्रत्यय। उपधन आस धातु बैठने अर्थ में, आस धातु बैठने अर्थ में, ल्यप प्रत्यय उपास्य यानी बैठ करके। अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग धातु से ल्यप प्रत्यय अधित्य। आपने पिछले कुछ वीडियो अगर गौर से देखे हो, धातुओं के साथ जो उपसर्ग लगाए हो उनको अगर ध्यान से देखा हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईंग जो धातु है अध्ययन करने अर्थ में जो आती है वह हमेशा अधि उपसर्ग पूर्वक ही लगती है। तो इस अधित्य में कभी भी त्वा प्रत्यय नहीं लग पाएगा क्योंकि यह हमेशा उपसर्ग के साथ ही प्रयोग की जाती है। अगला है उपेत्य, उप उपसर्ग पूर्वक ई धातु से ल्यप प्रत्यय। ईंग इणगतौ धातु होती है, उसमें ई लिया जाता है यानी जाने अर्थ में। अब उप का मतलब समीप यानी समीप में जा करके। प्रेष्य प्र उपसर्ग पूर्वक इश धातु से ल्यप प्रत्यय। निरीक्ष बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। नी उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से ल्यप प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा कि किस धातु में किस प्रकार की मात्रा है, किस में हलंत लग रहा है, कहाँ पर विसर्ग लगेगा, किस में धातु के मात्राएं छोटी या बड़ी हैं, इन सब का ध्यान रखिएगा। आकर्ण्य, ये आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में यह शब्द कई बार सुनने को मिलेगा तो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आ उपसर्ग पूर्वक कर्णी धातु से ल्यप प्रत्यय। आकर्ण्य कर्णी धातु शब्द सुनने अर्थ में आती है। आकर्ण्य यानी सुन करके। प्रकाश्य प्र उपसर्ग पूर्वक काश धातु से ल्यप प्रत्यय यानी प्रकट में कोई बात कहना। अधिकृत्य अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। आकृष्य आ उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से ल्यप प्रत्यय। प्रकीर्य फैलाकर, क्री धातु फैलाने अर्थ में बिखेरने अर्थ में आती है तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय प्रकीर्य। क्लिद धातु गीला होने अर्थ में, यह भी आपको शाकुंतलम के कुछ श्लोकों में मिल जाएगा जहाँ वल्कल वस्त्रों का, गीले वस्त्रों का वर्णन है, वहाँ पर क्लिद धातु गीला होने अर्थ में। विक्लिद्य वि उपसर्ग पूर्वक क्लिद धातु से ल्यप प्रत्यय। प्रक्षाल्य धो करके, यह भी आपको बहुत प्रयोग मिलेगा। प्र उपसर्ग पूर्वक क्षाली धातु से ल्यप प्रत्यय। निगद्य यानी कहना, गद वक्तायाम वाची, बोलने अर्थ में गद धातु का प्रयोग किया जाता है। नी उपसर्ग पूर्वक गद धातु से ल्यप प्रत्यय निगद्य, यह प्रयोग भी आपको बहुत देखने में मिलेगा।
अवगाह्य गाहन करना, यहाँ गाह धातु स्नान करने अर्थ में भी है, यह भी आपको शाकुंतलम में प्रयोग देखने को मिलेगा। अव उपसर्ग पूर्वक गाह धातु से ल्यप प्रत्यय अवगाह्य। संचित्य ची धातु चयन करने अर्थ में होती है। सम उपसर्ग पूर्वक ची धातु से ल्यप प्रत्यय संचित्य। विचित्य यहाँ चित्त धातु समझने अर्थ में है, तो विचार करके। वी उपसर्ग पूर्वक चित्त धातु ल्यप प्रत्यय समझना अर्थ है। प्रच्छाद्य छादी धातु होती है आवरण करने अर्थ में, तो आवरण प्रच्छाद्य यानी ढक करके। विच्छिद्य वी उपसर्ग पूर्वक छिद धातु छेदन करने अर्थ में, लप प्रत्यय के साथ में शब्द बनेगा विच्छिद्य। विजित्य जी धातु जीत करके, वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु से लप प्रत्यय विजित्य। अनुजीव्य अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से लप प्रत्यय अनुजीव्य। मैंने उन्हीं धातुओं का, उन्हीं शब्दों का संकलन किया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये कि शाकुंतलम में इन शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। मैं बार बार शाकुंतलम का संदर्भ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके जो ये कृदंत प्रकरण है, इसके जो प्रत्यय दिए गए हैं वे सभी शाकुंतलम के आधार पर है, यानी वहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके आधार पर ही इन प्रत्ययों का को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो आगे देखिए, विज्ञाय वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लप प्रत्यय जान करके। उड्डीय उड़ करके। डी धातु डी डयने यानी डयन करने अर्थ में, पक्षियों के उड़ने अर्थ में आती है। उत उपसर्ग पूर्वक डी धातु से लप प्रत्यय, ये धातु भी अधिकतर उत उपसर्ग के साथ ही प्रयोग की जाती है। परित्यज्य बहुत अधिक प्रयोग देखने में मिलता है इसका। परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु से ल्यप प्रत्यय परित्याग करके। प्रदाय प्र उपसर्ग पूर्वक द्या धातु से ल्यप प्रत्यय। संधाय सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्यप प्रत्यय धा धारणे धातु। अब देखिए, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर दो तरह के शब्द बनेंगे, प्रणत्य और प्रणम्य। ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। आनीय आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्यप प्रत्यय, यह शब्द भी बहुत देखने को और सुनने को मिलता है। प्रपठ्य प्र उपसर्ग पूर्वक पट धातु से ल्यप प्रत्यय पढ़ करके या अच्छी प्रकार से पढ़ करके। समपूज्य अच्छी प्रकार से पूजित होकर, सम उपसर्ग पूर्वक पूज धातु से ल्यप प्रत्यय। विभाज्य विभाज्य और विभज्य दोनों धातु हैं, धातु दोनों अलग अलग है, एक में भाजी धातु है, एक में भज धातु है। विभज्य वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु से ल्यप प्रत्यय और विभाज्य में भाजी धातु से ल्यप प्रत्यय। अनुभूय, ये हमने अभी उदाहरण में देख ही लिया, अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर अनुभूय बनता है। संयुज्य सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ करके। आलिख्य वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुद्य शब्द देखिए आप, अनुद्य शब्द है अनुवाद करके यहाँ पर, लेकिन धातु कौन सी है? वद धातु है से लप प्रत्यय। ये ऐसे शब्द थोड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अवलंब्य अव उपसर्ग पूर्वक लंब धातु से ल्यप प्रत्यय, लंब करना सहारा लेना होता है, अवलंब्य किसी के सहारे से, किसी आधार से। परिव्रज्य का मतलब छोड़कर जाना, व्रज धातु जाने अर्थ में होती है, व्रजती व्रजतः व्रजंती, इस प्रकार रूप बनते हैं इसके। तो परि उपसर्ग पूर्वक व्रज धातु से ल्यप प्रत्यय। प्रशम्य शम शांति अर्थ में, प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से ल्यप प्रत्यय, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगला है प्रशस्य, यहाँ पे शंश धातु है प्रशंसा करने अर्थ में, तो प्र उपसर्ग पूर्वक शंश धातु प्रशंसा करने अर्थ से ल्यप प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा प्रशस्य। तो ये कुछ धातुएं थी, इनके साथ ल्यप प्रत्यय करके ल्यबंत जो शब्द बना है वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप इसका पुनः पुनः अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास करने से ही इनमें दृढ़ता आएगी और इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में गलत नहीं होंगे। ये सिर्फ आपकी इन स्नातक की परीक्षाओं में ही नहीं, अपितु जो सीटेट इत्यादि होती है अथवा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन सभी में प्रत्ययों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इनका आप निरंतर अभ्यास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम नए प्रत्यय के साथ में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।